नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। आईएएस की एग्जाम में कभी एक निबंध उनको दिया गया था जिसका विषय था The only lesson that we have learned from history is that we have not learned any lesson. एक ही पाठ हमने इतिहास से सीखा है, और वो क्या? वो ये कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। कल हमने इतिहास की चर्चा की थी, इतिहास के बहुत सारे पहलू देखे थे, और इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इतिहास का एक ढांचा मन में तैयार रहे हमेशा। कोई भी विषय रुचिपूर्ण तब होता है जब उसका एक ढांचा मन में तैयार हो जाता है। जब तक वो ढांचा तैयार नहीं है, चीजें समझ में नहीं आती है, इंटरेस्ट कम रहता है उसमें। और जब जब स्पष्ट होने लगती है चीजें, तब समझ अपने आप बढ़ जाती है। जैसे ही कोई घटना हमें बताई जाए, उसकी टाइमलाइन क्या है, इसके साथ जैसे वो जोड़ दी जाती है, अचानक चीजें स्पष्ट हो जाती है। मुगल काल 1526, तुरंत स्ट्राइक हो जाए, पानीपत का पहला युद्ध। अब उसके साथ हम बाकी चीजें जोड़ने लगेंगे। एक चीज कल हमने देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता। एक है बीसी, जिसको पहले बीसी कहते हैं, अब इसको बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर क्राइस्ट।
एक है एडी, आफ्टर क्राइस्ट। तो भारत का जो इतिहास है वो चालू कहाँ से होता है? सतयुग त्रेता है, पर उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए इतिहास के 3 भाग है, प्राग्ञ इतिहास, आदि इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास वो इतिहास है जिसका आदि अंत्य मध्य कुछ भी पता नहीं है, लापता। आदि इतिहास वो इतिहास है कि जिसकी लिपि तो है पर वो हम पढ़ नहीं पाते हैं, कोई पढ़ नहीं पाया उसको, क्या है वो। और इतिहास जो है जिसकी हमने कल चर्चा की थी, भारत का इतिहास 3 इसमें विभाजित है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत कहाँ से कहाँ तक, ये टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है। अभी लगेगा ये टाइमलाइन जान के हमको क्या करना है, फायदा क्या है टाइमलाइन जानने का? जानने का फायदा है, एक ढांचा तैयार होगा इतिहास का हमारे मन में, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जानना जरूरी है। जो भी चीज शुरुआत में जानने के लिए जो कठिन लगती है, समझ लो वहां पे हमारा फायदा है। कोई भी कार्य जो शुरुआत में बहुत कठिन लग रहा है, नहीं जान पा रहे और इंटरेस्ट कम आ रहा है, समझ लेना वहीं पर हमारा फायदा है। इसलिए इतिहास को जानने के लिए टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है, और हम इतिहास की गहराई में डूबने वाले हैं अभी, और ऐसे ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जो हमने सोचे ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें सामने आने वाली है कि जिसके विषय में आज तक हमने कभी विचार ही नहीं किया कि ये कैसे हो गया। कर्मों का हिसाब हमें पता है, परंतु कल भी बात हो रही थी, एक है इंडिविजुअल कर्म, एक है कलेक्टिव कर्म। भूकंप आ गया, वो सारे लोगों का एक साथ उस भूकंप के साथ क्या हिसाब था? एक व्यक्ति मर गया, मान लिया कि उसका हिसाब था, पर कलेक्टिव कर्माज होते हैं कुछ। कहां चली गई सिंधु घाटी सभ्यता? अनिर्णित कारणों से नष्ट हो गई। और क्या थी ये सिंधु घाटी सभ्यता? आईवीसी क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानेंगे तो ये यज्ञ की शुरुआत सिंध में क्यों हुई इसका पता चलेगा। भगवान विश्व के किसी और कोने में क्यों नहीं आया? मथुरा, काशी, हिमालय में क्यों नहीं आया? साउथ में क्यों नहीं आया? अयोध्या में क्यों नहीं आया? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं आया? लंदन में क्यों नहीं आया? भारत में ही क्यों? और भारत में भी सिंध में ही क्यों आया? अविभाजित भारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या तारीख बताई थी कल? एडी नहीं, बीसी पुरानी सभ्यता है, 2500 से 1500 ईसा से पूर्व। इसको ध्यान में रखना है, बहुत काम आएगा। 2500 से 1500, ये पीछे जा रहे हम, इसलिए इस तरह की तारीख है बीसी, बिफोर कॉमन इरा। कल के इतिहास में हम एक व्यक्ति का नाम भूल गए थे, विक्रमादित्य। वहां से ही तो विक्रम संवत चालू हुआ है, 50 ईसा से 50 वर्ष लगभग पूर्व। तो ये जानना जरूरी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई कुछ अनिर्णित कारणों से। उसके बाद में आर्य आए, वैदिक सभ्यता चालू हुई। परंतु इस सिंधु घाटी सभ्यता को लेट अस रिविजिट, फिर से जाएंगे। रेलवे का एक अधिकारी 1920 के दशक में कुछ खोज रहा था और उसे अचानक कुछ मिल गया। उसने देखा ये क्या है, वो तो कुछ और, वो बुद्ध का स्तूप ढूंढ रहा था, उसको वो कुछ और मिल गया एक्सकेवेशन करते करते, और उसने वहां पे खोज चालू की, ढूंढा उसको। उसके बाद और कई सारे अधिकारी आते गए, उन्होंने सब ने ढूंढा। मोहिंजोदारो एंड हड़प्पा। ये मोहिंजोदारो अर्थात मुर्दों का टीला उसका अर्थ होता है, उसको ढूंढा उसने। और मोहिंजोदारो हड़प्पा, फिर उसकी अवधि निश्चित की गई कि कब हुआ, तो ये तारीख निकली लगभग। और यहां क्या प्राप्त हुआ? यहां ये प्राप्त हुआ कि यहां के लोग बड़े सभ्य थे। ये प्राप्त हुआ कि यहाँ के घर बड़े विशाल थे। ये प्राप्त हुआ, ये समझ में आया कि यहाँ जो सभ्यता थी बड़ी ही प्राचीन और बड़ी ही सिविलाइज सभ्यता थी। ये एक ऐसी चीज पता चली कि जो उस समय के लोगों को बड़ी
हास्यास्पद या कहो असभ्यता वाली लगती थी। अटैच्ड बाथरूम्स, बाथरूम दूर होना चाहिए उधर उस समय। पर ये सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसका वर्णन भगवान के अतिरिक्त भगवान ने तो कहा नहीं है, परंतु हम ही जान सकते हैं, और संसार का कोई आर्कियोलॉजिस्ट इसको जान नहीं सकता, कोई इतिहासकार इसको जान नहीं सकता, क्योंकि जो प्राज्ञ इतिहास है उसके बारे में कहा गया वो पता ही नहीं क्या है, उसका कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। प्राज्ञ इतिहास का वो इतिहास, वो कहते हैं व्यक्ति जब जंगलों में रहता था, क्या करता था, कब करता था, कुछ पता नहीं। पर जंगलों में नहीं रहता था, वो त्रेता में रहता था उस समय, वो त्रेता का इतिहास था। वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई? कुछ कहते हैं भूकंप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हो सकता है। फिर बाद में आर्य आए, वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुई। अर्ली वैदिक, लेट वैदिक, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सारे शास्त्र ये सब लिखे गए यहाँ पर। आर्य कहाँ से आए? आर्य कहाँ से आए, या आर्य यहीं थे, यहां से गए और यहीं पर आए? आर्यों को समझना भी, पहले सिंधु घाटी है, उसके बाद में आर्य, आईवीसी, उसके बाद में इंडस वैली। तो ये जो सिंधु घाटी है, वहाँ सिंधु शब्द के 3 अर्थ है, सिंध के 3 अर्थ है। एक है सिंधु, सिंधु अर्थात समुद्र, दूसरा सिंधु अर्थात नदी, और तीसरा सिंधु नदी, और तीसरा अर्थात सामान्य कोई भी नदी। ऐसे ये 3 अर्थ सिंधु घाटी, सिंधु के है, सिंध के है, सिंध के। सिंध को भी अलग अलग, सिंध का हम संबंध जोड़ रहे हैं सिंध घाटी सभ्यता से, और सिंध घाटी सभ्यता का संबंध है देवी देवताओं से। सतयुग, त्रेता, त्रेता पूरा हुआ, टाइमलाइन पता नहीं कितनी है इसकी, एग्जैक्ट टाइमलाइन कब पूरा हुआ, परंतु यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता शायद चालू हुई। सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी ही सिविलाइज्ड सभ्यता थी, जिसका व्यापार वहां चलता था। मेसोपोटामिया, इजिप्ट के साथ व्यापार उसका था। रास्ते जो देखे गए हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा के, बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं। इसका अर्थ जो व्हीकल्स, जो वाहन चलते थे, बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़ी बड़ी गलियां थी। ये गलियां कहाँ से थी, कैसी थी, क्यों थी, कुछ पता नहीं। और ड्रेनेज सिस्टम था, सबसे बड़ी बात, निकास का सिस्टम, निकास की सुविधा थी यहाँ पर। कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे वो लोग, देवताओं से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट होंगे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहीं लिखा नहीं है, परंतु ये हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हो ना हो, वही देवताओं के महल थे जो यहाँ पर टूट फूट गए। एक महाविनाश बीच में हुआ, त्रेता और द्वापर की शुरुआत में। तब देवताओं ने कोई विकर्म नहीं किए थे, इसलिए देवताओं को कोई दुख नहीं हुआ होगा, पर उनके जो सभ्यता थी, उनके जो घर थे, वो टूट फूट गए। वही सिंधु घाटी सभ्यता है अंत में। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पर अवशेष मिले देवी देवताओं के। इसका अर्थ वहाँ पर जो कुमारी या कन्या थी, उनकी पूजा होती थी उस समय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की किताब, अहमदनगर में जो उन्होंने लिखी 1945 के आसपास, जब वो जेल में थे, उसमें इस चीज़ का वर्णन है। वर्जिन्स की वहाँ पूजा होती थी। वहाँ पर जो अवशेष मिले, जो ट्रेडमार्क था, जो सिंबल, वो शिव का है, शिवलिंग का है। अर्थात शिवलिंग और गॉडेसेस, फेमिनाइन फिगर्स मिले वहाँ पर, देवियों के। ये 2 चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में का संबंध वही ब्रह्मा कुमारी इसके कॉन्सेप्ट से है, जहाँ शिव है और शक्तियाँ है। तो यहाँ पर बड़े बड़े मार्ग थे, ड्रेनेज सिस्टम थी, बड़े बड़े घर थे। कहीं जगह कहा है इसको 7 बार जैसे डिस्ट्रॉय किया गया, 7 परतें मिली, और नीचे और नीचे और नीचे 7 बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया है मोहनजोदारो, ईंटों से बड़े हुए। वो ईंट भी बड़ी बहुत हाई क्वालिटी की ईंटें थी, जो अभी मिल पाना बहुत मुश्किल है। पर बार बार एक्सकेवेशन होते गया। पहले 1922 में किया, 24 में किया, 26 में किया, पर बार बार फिर गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी, 64, 65, क्योंकि फिर मौसम और बहुत सारी बातें हुई एडमिनिस्ट्रेटिव, कि जिसकी वजह से उसको रोक लगा दी गई उसके एक्सकेवेशन पर। परंतु
सिंधु घाटी सभ्यता थी और बड़ी ही हाईली सिविलाइज्ड सभ्यता थी, इतना निश्चित है। घर जो थे बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। तो ये सारा से ये अनुमान लगाया जा सकता है ये देवी देवताओं के ही अवशेष थे। ठीक है, ये फिर ये सभ्यता नष्ट हो गई फिर, और अचानक फिर आर्यों की सभ्यता चालू हुई, वैदिक काल चालू हुआ अचानक। वैदिक काल के समय कल बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 से 1500, तो 1750 आसपास के आसपास 1500 कहा जाता है। जो भी फिगर्स दिए जाएंगे वो हमेशा आसपास रहेंगे, इसलिए ये मत समझना कि ये ऐसा ही है। इसलिए बाबा भी जो कहते हैं ना सतयुग अर्थात कितने जन्म और कितना समय, 1250 मतलब ये मत समझ लेना 1250 मतलब 1250 ही, वो 1200 भी हो सकता है, वो 1300 भी हो सकता है। सतयुग कब पूरा हुआ और त्रेता कब चालू हुआ ये बताना भी कोई टाइमलाइन नहीं है उसकी, या फिर द्वापर कब पूरा हुआ और कलयुग कब चालू हुआ, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। पर हाँ अंदाज लगा सकते कि ये हुआ तो ये हो सकता है, ये हो सकती है वो टाइमलाइन। पर ये टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है, कालखंड। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर 1500 वैदिक सिविलाइजेशन चालू हुआ, उसके बाद में बुद्ध काल आया जो कल हमने देखा था, उसके बाद में मौर्य काल आया, उसके बाद में हर्षवर्धन का काल आया, एक 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 आते गए, विक्रम संवत और फिर विक्रम। तो अभी आ जाओ सिंध पर, सिंध हैदराबाद कराची, नाम क्या है सिंध, संबंध किससे है सिंधु घाटी से, सिंधियों से। इसमें किसी क्लास के लिए पहली बार नोट्स बनाए स्टूडेंट की तरह सिंध जो है ये इस समय कहाँ है, पाकिस्तान। सिंध, उसके ईस्ट में थार है, साउथ में रन ऑफ कच्छ और साउथ वेस्ट में अरेबियन ओशन। देखा गया है कि सिंध के जो पुराने लोग थे, जो सिंध के निवासी थे, जो सिंध में रहते थे, उनका संबंध सिंध घाटी हिंदू घाटी सभ्यता से, वो वहाँ के वंशज है, ये इतिहासकारों ने जाना है। इतिहासकार है, बहुत सारे इतिहासकार इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में थे क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। एक किताब है हिस्ट्री ऑफ सिंध, उसमें इसका वर्णन लिखा हुआ है। और ये बात तो निश्चित है कि सिंध हैदराबाद के जो पूर्वज थे, जो पहले वहाँ रहने वाले थे, उनका सीधा संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से, और सिंधु घाटी सभ्यता का डायरेक्ट संबंध त्रेता से अर्थात देवी देवताओं से। भगवान इस धरा पर पहली बार जब आता है तो कहाँ आता है, सिंध को उसने चुना, क्योंकि सबसे गहरा संबंध सिंध का है सिंधु घाटी सभ्यता से, और सिंधु घाटी सभ्यता का देवताओं से। तो हम जो देवताएं थे, हमारे जो घर थे और जो टूट फूट गए, उसी को बसाने भगवान संगम पर आया। और ये सारे शब्द भी कैसे सारे जुड़े जुड़े शब्द हैं। एक है सिंध, सिंध प्रदेश, सिंधु, सिंधी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो बाद में। तो ये सारे जो है जुड़े हुए शब्द है। इसी से ही कैसे सिंध, सिंधी नदी थी एक, सिंध नदी, वो बाद में, पहले इतिहास। फारसी और ये शब्द थोड़े चेंज होते हैं, मतलब उस अनुसार ये बताया हुआ है। अब ये जो सिंध प्रांत है, इस पर क्या क्या हुआ है। बीसी में जाओ, ईसा से पूर्व बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया है। डायरस ऑफ पर्शिया, पार्थियंस ऑफ, ये सिंथियंस, कुशंस, अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया है। फिर 6वीं शताब्दी जब आई ईसा के बाद की, एडी, बौद्ध और जैन, इनका भी उस पर प्रभाव रहा। पर ये सारे प्रभाव का बहुत ज़्यादा गहरा असर सिंध पर नहीं हुआ। सिंध पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ वो किसका हुआ, मुसलमानों का। ये सारे जो आक्रमण हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए भारत पर, ये ईसा से पूर्व ही डायरस ऑफ पर्शिया, सिंध का जो राजा था मोहम्मद बिन कासिर, कल भी बताया था, मोहम्मद बिन कासिर ने आक्रमण किया सिंध पर। वो सिंध का राजा, उसका नाम हम भूल रहे,
उसको उसने हरा दिया। तो 1843 तक मुस्लिमों का ही शासन काल अच्छे से बहुत फैल गया वहाँ पर, तो मुस्लिम ही ज़्यादा थे। और जब तक कि ब्रिटिश ने टेक ओवर नहीं कर लिया। 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, और मुस्लिम शासन कब तक चला? 1843 तक। ब्रह्मा बाबा का जन्म कब है दादा लेखराज का? 1876। अर्थात एक और चीज इसमें जुड़ी हुई है। अब एक चीज जो इसमें जुड़ी हुई है, अर्थात सिंध में मुसलमानों का ज़्यादा प्रभाव था। अर्थात दादा लेखराज का जो बचपन है वो कैसे बीता? मुसलमानों के बीच। 1901 दादा लेखराज उम्र 25, तब के सेंसस, उसमें मुस्लिमों की संख्या जो है 24,46,459 और हिंदुओं की संख्या जो है 7 लाख, बहुत कम है, 51,252। मतलब दादा लेखराज जब 5 एज के थे, 25 वर्ष के, आसपास कौन था? सब मुसलमान ही मुसलमान। वो मुसलमानों का प्रांत था उस समय भी, क्योंकि मुसलमानों की संख्या अब भी, परंतु शासन अब किसका चल रहा था? इंग्लिश, ब्रिटिश का शासन था। उसके बाद के भी जो फिगर है उसमें भी ऐसा ही है। अर्थात इससे ये भी पता है, चलता है कि, और ब्रिटिशों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था सिंध में? हैदराबाद को। अभी कौन सी है? कराची। पर उस समय राजधानी थी, अभी इस्लामाबाद, अभी उस समय राजधानी थी हैदराबाद। वो इन फेवर ऑफ दादा लेखराज ऐसा बताया गया है, क्योंकि दादा लेखराज कहाँ पर है? हैदराबाद में। और एक चीज़ उसमें हिंदू 2 वर्ग बताए गए हैं कि ये जो जितने भी सारे सिंधीज थे उसमें अमिल हिंदू सारे थे, उनको ब्रिटिश ने बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर रखा था, बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स उनको दी गई थी, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए, जॉब्स, सर्विसेज, सब कुछ। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको अमिल कहा जाता था। तो 2 ग्रुप्स थे वहाँ पे, एक अमिल, एक भाई बूंद। भाई बूंद जो थी एक कम्युनिटी थी, और एक अमिल, ये थोड़े लोअर पोस्ट पर, ये थोड़े हायर पोस्ट पर। और सिंधी जो थे मोस्टली उनके 4 प्रकार के सरनेम वहाँ पर फेमस थे, कृपलानी, महातानी, मिर्चंदानी, वासवानी, ये 4 मुख्य सरनेम थे। पर इसके भी आनी जहाँ लगता है वो सिंधी, ANI, आनी जहाँ लगता है वो सिंधी। पर उसके दूसरे भी ग्रुप है, जैसे ये 2 ग्रुप बताए, अमिल के ग्रुप अलग, हिंदुजा, इसका भी आगे हमको काम आएगा इतिहास में। हिंदुजा का क्या महत्व है बॉम्बे में, हिंदुजा हॉस्पिटल, किसी ना किसी एक संबंध आगे आएगा, और कैसे उसके द्वारा सेवा हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, ये सरनेम्स की बात। तो कृपलानी 4 मुख्य थे, महातानी, मिर्चंदानी, वासवानी, ठीक है। फिर एक वर्ग है वहाँ पर, सिंधी वर्की, मर्चेंट वर्की। ये जो ग्रुप था ये कौन थे? बिजनेस के लिए जाने वाले। उनका मुख्य सेंटर था हैदराबाद। क्या क्या करते थे? लुंगी, सिल्क, गोल्ड, इनलैंड थ्रेड्स, गोल्ड, सिल्वरवेयर, कलिको अर्थात सफ़ेद वस्त्र, लैकर अर्थात प्रलाक्ष, लाख, पॉटरी, ये सब उनके क्राफ्ट स्किल्स थी। ये थे वर्कर्स। इसमें और एक चीज़ जुड़ी हुई है अब। हाँ, तो जैसे कहा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी थी ब्रिटिश एम्पायर ने। जो भी मर्चेंट लोग थे उनका, उसमें 2 का वर्णन है जो ब्रह्मा बाबा के दादा लेखराज के साथी जैसे थे, मिस्टर पोहुमल और मिस्टर वैस्मल। इनका जो बिजनेस था वो इजिप्ट स्ट्रेट सेटलमेंट तक था, इजिप्ट तक इनका बिजनेस फैल गया था। मतलब इतनी इनको सहूलत दी गई थी। इसी वजह से दादा लेखराज का बिजनेस भी, वो रहते हैं कहाँ? हैदराबाद, पर बिजनेस कहाँ पहुंचा? घर, स्टोर, कहाँ तक? मुंबई और कलकत्ता। जैसे ये 2 साथी है, इनका इजिप्ट और स्ट्रेट सेटलमेंट। ये स्ट्रेट सेटलमेंट क्या है? स्ट्रेट सेटलमेंट इस समय खत्म हो चुकी है। सिंगापुर, मलेशिया,
ये 4-5 बहुत सारे छोटे छोटे ग्राम थे, देश थे, वो उनको मिलके उस समय स्ट्रेट सेटलमेंट कहा जाता था, वहाँ तक फैला हुआ था। इसके वजह से इनकी पीरियोडिक विजिट्स वहाँ होती थी। तो ये जो मर्चेंट्स थे ये घर पे कम रहते थे और बाहर ज़्यादा रहते थे, क्योंकि इनको आना जाना करना पड़ता था। इसके लिए वहाँ की पत्नियां उनको एब्सेंटी हस्बैंड कहते थे। एब्सेंटी हस्बैंड अर्थात जो है ही नहीं, घर पे बस आते हैं। इसका आगे बहुत काम आएगा, ये एब्सेंटी हस्बैंड्स का। ये जो एब्सेंटी, क्योंकि इतना लंबा लंबा समय तो वो बाहर रहते थे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना बहुत ज़्यादा थी आउटसाइड। अब आते हैं सिंध का सोशल सामाजिक जीवन क्या था। उसमें 2 मेन चीज़ें हैं, एक तो कास्ट सिस्टम और दूसरा स्त्रियों की दशा। इसमें एक बहुत अच्छी थियरी है जो हमको पहली बार पता चली, कॉबन्स थियरी है रिवॉल्यूशन की, 1968 की। हमने ये सब सुना हुआ है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, और सिंध में ये क्रांति सिंध में ही क्यों हुई? सिंध में क्रांति तो हुई, पर सिंध में क्यों हुई उसके कुछ और प्रमाण है। ये कॉबन जो है इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने लोगों ने जैसा समझा था इसने सब उसको तोड़ दिया। उसने कहा ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा है, और सब ने इसको माना। तो कॉबन की एक बहुत अच्छी थियरी है। कॉबन की थियरी कहती है कि क्रांति तब नहीं होती है जबकि कोई संस्कृति एकदम पतन में होती है, तब क्रांति नहीं होती है। क्रांति तब चालू होती है जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ऑलरेडी चालू हो चुका है, तब क्रांति होती है। वैसे ही हमको ये बताया गया है कि स्त्रियों की पोजीशन कैसी थी सिंध में। तो हमने ये सुना है कि स्त्रियों की पोजीशन जो थी बहुत ही, उनको पैरों की जूती वगैरह समझा जाता था, परंतु ऐसा नहीं है। स्त्रियों की पोजीशन भारत के दूसरे वर्गों में, दूसरे स्थानों से सिंध की स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफी बेहतर थी। उनसे वर्ष स्थिति थी भारत की स्त्रियों की भारत में, बाकी सिंध में भारत से अच्छी थी। भारत से मतलब भारत के अलग अलग जगहों से, उसके भी कुछ कारण है। तो ये जो स्त्रियां थी, ये जो कॉबन्स की थियरी है कि रिवॉल्यूशन ऑकर्ड व्हेन सिंध सिचुएशन वाज इंप्रूविंग। रिवॉल्यूशन तब नहीं हुआ, क्रांति तब नहीं हुई कि सिंध की सिचुएशन एकदम डाउन थी, इंप्रूव होने लगी थी ऑलरेडी, तब क्रांति हुई यहाँ पे। और तभी क्रांति होती है हर जगह पर, एकदम डाउन जब होता है तब नहीं होती है। तो लोहाना ट्रेडिंग कास्ट, ये सिंध की कास्ट बताई है, जिसमें ये भाईबुंद कम्युनिटी थी, और ये थोड़ी सी कम रिजिड थी। स्त्रियों को थोड़ा फ्रीडम भी इन्होंने दिया हुआ था, सब कास्ट को एब्जॉर्ब करती थी। इसका ये अर्थ है, इसलिए दिखाया है दादा लेकराज इतनी आसानी से छोटे और बड़े सब में मिक्स हो जाते थे, क्योंकि वो जो उस समय का सिस्टम था, ये लोग लोहाना ट्रेडिंग कास्ट में आते थे। लोहाना ट्रेडिंग कास्ट, जिसमें कहा अमिल और भाईबुंद, भाईबुंद अर्थात ब्रदरहुड। यही ब्रदरहुड, यही भाईबुंद लोगों ने बाद में फिर एंटी ओम मंडली बनाई, ये उसके साथ दूसरा कनेक्शन है। तो ये जो लोहाना ट्रेडिंग कास्ट थी, ये थोड़े से फ्री माइंडेड थे, ऑल एब्जॉर्बिंग कम्युनिटी थी, सबको एब्जॉर्ब कर लेते, थोड़ा कम रिजिड थे। इसलिए दादा लेखराज आसानी से सबके साथ मिलते जुलते हुए दिखाया हुआ है, नहीं तो अलाउड नहीं था ऐसा इतना आसानी से। फिर उसके बाद में आते थे स्त्रियों की तरफ। तो जैसे कहा कि स्त्रियों की पोजीशन थोड़ी सी बेटर थी, क्योंकि चारों ओर मुसलमान थे, बीच में ये हिंदू लोग थे, इसलिए उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और एक बात, एक सेंसस है जिसमें ये दिखा है 1931 का सेंसस, मेल्स कितने थे लोहानाज और फीमेल्स कितने थी। तो फीमेल की संख्या कम है, मेल की संख्या ज़्यादा है, इसलिए फीमेल का महत्व भी थोड़ा ज़्यादा था इस रीति से। 24,06,243 लोहाना मेल्स और 21,03,115 फीमेल्स कम थी, मेल्स ज़्यादा थे। अब 3 ऐसे ट्रेडिशन थे जिसके वजह से फीमेल्स जो है, स्त्रियां जो है, उनके लिए बड़ी मतलब मुश्किल थी, जिसके वजह से ब्रह्मा कुमारीज का वहाँ पर पनपना और उसको इतना विरोध होना, उसका वो कारण बना। सबसे पहला तो ये जो कम्युनिटी थी वहाँ पे मेल पैट्रियार्की थी, अर्थात पुरुष ही प्रधान है, जो घर का मेल रहेगा सारे डिसीजंस वो लेगा, किसकी शादी कहाँ करानी है वो डिसीजन लेगा, और उसको कोई विरोध भी
कर नहीं सकता, वो उसने जो सोच लिया बस वो फाइनल है। इसके लिए दादा ने जो सबसे छोटी बेटी थी, क्या नाम था उसका, पुट्टू दादी, उसकी शादी कहाँ कराई थी? बड़े घराने में नहीं कराई थी, बड़े घराने, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि इसको ऐसे कि जो ज़्यादा गुणवान है ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी कराई थी, जो कि लोअर कास्ट से था, पर मेल के पास ये अधिकार होता है। तो कहने का भाव, जो मेल है वो हेड है, ये पहली बात। स्त्री को उसको सब कुछ मानना पड़ेगा। स्त्री अपने पति को पत्र कैसे लिखती है? मेरे प्राण पति परमेश्वर, और नीचे तुम्हारे चरणों की दासी। ये है पत्रों का फॉर्मेट। अभी उल्टा हो गया, वो अलग बात है पर ये फॉर्मेट था, बीच में लेटर जो है वो है, ठीक है दूसरी, उसकी जब शादी हो जाती थी तो उसका जो ससुर है, अब जो पावर इधर पिता के पास थे अब ससुर की तरफ शिफ्ट हो गए। ससुर जो बोलेगा वही करना है, ये सेकंड बात। और तीसरी बात, रिलीजियस सेलिबसी नॉट अलाउड। जो धार्मिक है उसमें, धर्म है उसमें, ब्रह्मचर्य किसी भी कीमत पर अलाउड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भगवान ने बस यहीं पे चोट कर दी, वहीं से गड़बड़ हो गई सारी तो स्त्रियां सबसे पहला पुरुषों के अधीन, शादी के बाद भी पुरुषों के अधीन, और तीसरा अलाउड नहीं थी। हाँ, कुछ कुछ सांप्रदाय थे वो केवल पुरुषों को अलाउड था, उदासी सांप्रदाय। क्योंकि यहाँ पे दो और चीजें हैं, इसमें ये जानना जरूरी है। एक तो सिख सिंधीज एंड हिंदू सिंधीज, ये दो प्रकार के सिंधीज है, सिख वाले, हिंदू वाले। जो उदासी, सिख में भी जो गुरु नानक देव जी के जो दूसरे पुत्र थे जिसने उदासी सांप्रदाय निकाला, उसको मानने वाले वो तुरंत ले सकते थे सन्यास, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था। माँ बाप जो बाबा जो मुरलियों में कहते हैं ना, घर बार छोड़ के हट सन्यासी ये हो जाते, हट योगी बन जाते, वो यहाँ के उदाहरण है सारे। कई सारे लोगों ने यहाँ पे सन्यास ले लिया और अपनी पत्नियों को और बच्चों को छोड़ के चले गए, पर उनको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रिलीजियस सेलिबसी अलाउड है मेल्स के लिए, रिलीजियस सेलिबसी फीमेल्स के लिए नॉट अलाउड। एक फैक्टर था, पुरुष जब बाहर रहते थे तो स्त्रियां क्या करें, वो अपने ही घर पे रहती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा कन्फाइंड टू होम, या ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कुछ सभाएं हैं वहाँ वो जा सकती थी बस। और एक चीज़ स्त्रियों के संबंध में, इनके बाहर जाने की वजह से, अच्छा ये लोग बाहर क्यों गए? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी ऑफर कर रखी थी इनको ट्रेड की कि वहाँ उनको थोड़े से समय में बहुत कुछ कमा के आ जाते थे। वो 1-2-3 साल रहते थे और इतना कमा के आ जाते थे, इसके लिए पैसा उनको वहाँ बहुत मिलता था। इसलिए स्त्रियों का एजुकेशन नहीं हो पाया, मिनिमल एजुकेशन। शिक्षा जो है, किसी के पास तो अक्षर ज्ञान ही नहीं था, और किसी को शिक्षा भी थी तो बहुत कम। तो ये एक था, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ना के बराबर है। तो स्त्रियों के विषय में ये कुछ बातें थी। सबसे पहले तो घर पे ही रहना है, दूसरा सेलिबसी फॉलो नहीं कर सकते, तीसरा उनको वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जाता था जैसे कि, और उसका पति उधर क्या कर रहा है उसकी किसी को कोई कुछ पता नहीं, क्योंकि वो कई सालों के बाद आते थे। अगला, एजुकेशन नहीं, कन्फाइंड टू प्लेसेस, केवल घर पे ही रहना है और पुरुषों के अधीन रहना है। और फिर भी भारत के जो बाकी स्थान थे उसमें से ये फिर भी कहते हैं ये ठीक थे। अब जब यहाँ पे प्रभाव और चीज़ का था, एक इंग्लिश, उनका खान पान, उनका रहन सहन, ये सब नॉन वेज वगैरह बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया। और उनकी जो भाषा थी सिंधी भाषा, या सिंधी जो बोलते थे, उसमें जितनी गालियाँ थी उतनी बाकी और भाषाओं में भी नहीं है मतलब वो इस तरह से बात करते थे। हाँ, दिनचर्या जो थी, क्योंकि सब उनके ड्रेसेस, वो सब फैशंस, वो सब कुछ वहाँ आ गया था। क्योंकि विदेशी कल्चर का, क्योंकि क्यों आ गया था? क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा था ना, बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मर्चेंट, ट्रेड, बिजनेस, स्टेटस, फॉल्स स्टेटस, ये सब दिखावापन, सब कुछ पेनिट्रेट कर गया था सोसाइटी में, इस सोसाइटी में। अब फिर से आते हैं, ये सब कहाँ हो रहा है? सिंध में।
सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में इस समय। सिंध हैदराबाद में। उस समय राजधानी थी हैदराबाद। बाबा दादा लेखराज का जन्म कहाँ है? हैदराबाद। नेक्स्ट कहाँ पर शिफ्ट हुए थे? कराची। तो हैदराबाद, कराची, मुंबई और कोलकाता। वाराणसी में दोस्त थे, फ्रेंड थे, उनके भी पास घर था। कश्मीर में भी आना जाना था। मतलब ये सब स्थान महत्वपूर्ण स्थान है सारे। नेपाल के राजा उदयपुर, वायपुर, तो ये सारे जो लोग थे आना जाना था। राजा और महाराजा से मिलना था, क्योंकि दो वजह से। एक तो उनकी अपनी स्किल्स जो थी बहुत ज़्यादा थी, पावरफुल, डायमंड के विषय में, और दूसरा व्यवहार बहुत अच्छा था स्त्रियों के साथ, इसके लिए सम्मान के पात्र बने रानियों के। तो वो भी एक कारण था। तो ये अगर देखा जाए सारा, तो एक तरफ हैदराबाद, दूसरी तरफ कराची, एक तरफ मुंबई, एक तरफ कोलकाता, और हर जगह पर घर, हर जगह पर दुकान, तो पैसा, मिलियनेयर बहुत ज़्यादा। कश्मीर कभी भी जा सकते थे, गाड़ी खरीद सकते थे, और उदयपुर और राजा महाराजाओं का सम्मान प्राप्त था। फिर से उसी प्रश्न की तरफ, भगवान ने सिंध को ही क्यों चुना? और क्या कारण हो सकता है? हाँ, एक तो सबसे पहला कारण तो वही, ये देवी देवताओं का ही स्थान था। इसके पूर्वज वही थे, हमारे ही घर थे वो, जो टूट फूट गए और फिर बाद में वो सिंध बने। इसलिए भगवान उसी को ठीक ठाक करने, रिपेयर करने, वहीं से उसने शुरुआत की। दूसरा, ये जो स्त्रियां थी वहाँ रहने वाली, बहुत ही भावना वाली थी, भक्तिमयी वाली थी। उनमें भावना बहुत ज़्यादा थी। किसके प्रति? गुरु के प्रति। और सिंधुओं के गुरु कौन माने जाते हैं? झूलेलाल। झूलेलाल सुना है ना? झूलेलाल नहीं सुना? हर साल यात्रा वो किसमें? तलवार, पालकी। हाँ, तो वो कौन? सिंधुओं के इष्ट देवता माने जाते हैं उनको। सिंधुओं के कल्चर प्रोग्राम, सिंधियों के गीत, ये सारे सिंधियों का अपना एक भोजन, बहुत मसाले। गुरु नानक, क्योंकि सिंधी कल्चर जो है इसमें देखो क्या क्या मिक्स हुआ है। एक तो इसमें सूफी मिक्स हो गए, मुस्लिम, दूसरा इसमें सिख मुस्लिम। इसलिए पार्टीशन के बाद जब ये लोग इधर आए, तो एक तो मुस्लिम, अभी दो कैटेगरीज है, जैसे सिंधी मुस्लिम्स, सिंधी हिंदूज, और एक सिख। तो इसलिए बाबा के जो भी लिटरेचर है उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है? सिख लिटरेचर का। ये सारे शब्द जो है, पांच विकार का वर्णन कहाँ आता है? ग्रंथ साहिब में। क्योंकि हिंदुओं के इसमें तो षड रिपु कहा है, 6 शत्रु, ऐसे पांच विकार, ये कहीं नहीं आता है। ये सारे शब्द कहाँ से आए हैं? सिंधी सिख लिटरेचर है ये सारा। ये जितनी कहावतें मुरली में आती है, तेरे भाने सर्व का भला, ज्ञान सूर्य प्रकटा, जितनी भी कहावतें हैं, भ्रुकुटी पे चमकते अजब सितारा, मूत पलीती, ये सारी कहावतें कहाँ की है? सारा सिख लिटरेचर से लिया हुआ है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ये सब क्योंकि बाबा को हिंदी आती थी, सिंधी आती थी, हिंदी जानते थे, इंग्लिश पढ़ते थे। सिंधी पूरी आती थी, फ्लुएंट इन सिंधी, गुड इन हिंदी, एंड नोज इंग्लिश, और इंग्लिश जानते थे। तो ये सब थी। और यहाँ पे एमालगमेशन ऑफ ऑल द कल्चर, सारे कल्चर मिक्स हो गए थे वहाँ पर। सिख लिटरेचर था, सिख का बहुत ज़्यादा प्रभाव था वहाँ पर, और वो पढ़ते वही सारी चीज़ें थी, इसलिए सिख, गुरुमुखी। और दूसरा हिंदू के लिटरेचर, गीता और भागवत, और ये सारी चीज़ें जो दादियाँ बताती है हमको बचपन से, जैसे नशा था, मैं ही गोपी हूँ, तो वो सारा उनका नशा उससे। हाँ, उर्दू की लिपि और ये सिंधी की लिपि लगभग सेम है, फारसी, ये सब सेम है लिपि। इसलिए ये सब भाषाओं का उसमें मुरलियों में यही सारी चीज़ें ज़्यादा आती है। इसलिए कोई साउथ वाला जब ज्ञान में आता है ना, उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब समझना, जानना। पर धीरे धीरे ये भी बाबा की कमाल है, वो भी बिल्कुल अपना लेते हैं इसको। नहीं तो ये मुरलियों की ये जो भाषा है, साउथ इंडियन वालों के लिए सिंपल है, वो तो तुरंत इसको समझ लेंगे, नॉर्थ इंडियन वालों को। पर साउथ वालों को ये सब भाषा, उन्होंने ये सब, उनकी 4 भाषाएं जो है ना, इसमें मुरली में कहीं मलयालम, तेलुगु,
तमिल, कन्नड़, ये 4 भाषाओं का तो कहीं कुछ नहीं है। हाँ, मराठी वाला आता है, बरोबर बरोबर, ये मराठी है। मैथिली आती है, पंजाबी आती है, सब आते हैं, सारी भाषा। इंग्लिश तो बात मत पूछो, जहाँ देखो वहाँ अपना बाबा इंग्लिश का एक ना एक तो डाल ही देता है, बिल्कुल बीच में एक। तो इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कितनी सारी भाषा आती है। और कुछ कुछ भाषा ऐसी आती है कि जिस पर रिसर्च अभी चालू है। वो कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है पता नहीं। वो संस्कृत भी नहीं है, संस्कृत से भी बाहर की है वो। भागंती कथंती सुनंती लिखंती पढ़ंती मुरली सुनंती मुरली सुनावंती, बाप का बनंती दूसरों को बाप का बनावंती, और फिर बाप को ही फारकती देवंती। ये कौन सी है, ये संस्कृत भी हो सकती है, कौन सी है। तो मुरली में सारी भाषा है, साउथ की 4 भाषाएं नहीं है। बाबा भगवान 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 तो गए ना जिसमें आया। तो ये सब चीज़ों का वहाँ प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव मुरली में जो है वो है सिख लिटरेचर का। क्रिश्चियंस का भी प्रभाव, क्रिश्चियंस का भी है उसमें। ये सारी जो बाइबल की बातें, ये सब ये भी उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो भगवान ने सिंध को चुना, सिंध में क्रांति हुई क्योंकि सिंध की सिचुएशन बाकी सभी जगह से थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होना चालू हो गई थी। उसी समय हमेशा क्रांति होती है जॉब्सन के थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन अनुसार। तो ये एक बात। तो सिंध का इतिहास हमें ये बताता है कि सिंधी लोग देवी देवताएं थे। कौन थे? देवी देवताएं ही सिंधी बने, और उन्हीं के बीच में फिर भगवान आया, और फिर वहां से फिर इधर शिफ्ट हो गए भारत में तपस्या के लिए। यहाँ तो जन्म कहाँ हुआ? सिंध में। तपस्या कहाँ हुई? भारत में। भारत में भी कहाँ? माउंट में। जब माउंट में आए तो दादिया कहती है कि हमें बाबा की वो बातें याद आने लगी फिर, कि बाबा कहा करते थे एक दिन आएगा तुम पहाड़ों पर तपस्या करोगे। नहीं, बाबा जब अव्यक्त हुए तब ये बातें याद आने लगी कि एक समय आएगा कि तुम पहाड़ों पर तपस्या करते रहोगे और संसार में विनाश होते रहेगा। वो कौन से पहाड़ थे? आबू के पहाड़। सिंध में पहाड़ नहीं है, सिंध में समंदर है, कराची, वहां पर वो अलग था, क्लिफ्टन। हाँ, कराची में समंदर है। तो ये यात्रा, भगवान का आना सिंध में और फिर यज्ञ का शिफ्ट होना आबू में। हर चीज जो होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, इसके पीछे भी और भी बहुत कुछ कारण होंगे सूक्ष्म, हमें कुछ पता नहीं है। यह सब यादगार बने हुए हैं बाबू में, वो अलग बात है। परंतु वहां आना और उसका फिर पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हो जाना, पोस्ट पार्टीशन यहाँ आना, यहाँ क्यों आए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं इतिहास के जो हमें खोजने चाहिए, समझने चाहिए। हिस्ट्री रिपीट्स, बहुत सारे रहस्य है इसमें। जितना इसकी गहराई में जाएंगे उतनी कुछ कुछ राज खुलते धीरे धीरे जाएंगे। हाँ सब कुछ रहस्य। भगवान कुछ भी करता है अचानक तो नहीं करेगा ना। और भगवान का धरती पर किस साल में आना हुआ? भगवान अतिथि है, उसकी तिथि तारीख होती है कोई? 1932 भी हो सकता है, 33, 34, 35, 36, 37, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को 32, 33 से ही थोड़ा सा वैराग वैराग वैराग, एकांत, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, चुपचाप बैठे रहते थे। वो बताया ना यशोदा, एक बार कहीं चले गए, ढूंढा, कहीं कहीं नहीं मिले, तो वो एकदम कहीं जाके बैठे थे एकांत में, फिर ढूंढ के लाए उनको उनके भाई वो वैराग तो तभी से चालू हो गया था। तो भगवान तभी से खींचना चालू कर दिया होगा उसने, धरनी तो वहीं से तैयार हो रही थी। तो बड़े रहस्य है, हर चीज में रहस्य है। कहने का भाव, यहां पर हमने जो कुछ बताया ये कोई संपूर्ण सत्य नहीं है, इसको आप खोजो, खोज चालू करो अपनी अपनी, क्योंकि हम जितना अपने आप में खोजेंगे, समझेंगे इन चीजों को, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, कुछ तो एक नया रहस्य बाहर आएगा जरूर। ठीक है, तो यात्रा सिंध घाटी सभ्यता से चालू हुई। सिंध हैदराबाद, सिंध प्रदेश, सिंधु देश, और सिंधु देश से फिर आए आबू पर्वत। तो हमारी वास्तविक जन्मभूमि तो सिंध है, वहां पे ही यज्ञ चालू हुआ। और भगवान ने वहीं आके शुरुआत भी कैसे की? साक्षात्कार। वो भी एक प्रश्न है, साक्षात्कार क्यों कराए और अब कराना क्यों बंद कर दिया? हाँ, मिरेकल्स,
साक्षात्कार, अगर साक्षात्कार फॉर एग्जाम्पल नहीं कराए होते तो प्रलोभन, इनिशियल टेम्पटेशन था शुरुआत करने के लिए, सबके साक्षात्कार कराए। तो ये भी एक बड़ा रहस्य है, भावना बिठाने के लिए ढेर सारे कारण है। सिंध में अलग अलग प्रांत है, एक तो है कराची, एक हैदराबाद, एक है क्या वो लड़काना और भी 2-3 है। मेन जो सिटीज़ है वो और 3-4 है, बलूची और एक मीरपुर शायद है, ऐसा कुछ है। तो ये सब बातें हैं, चर्चा करते रहेंगे अलग अलग रीति से, अलग अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि हमें उस टाइमलाइन में उसमें टाइम ट्रैवल करना है, पीछे जाना है। और कभी भी इतिहास का अध्ययन करना है तो टाइमलाइन बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कैसे समझ में आएगा हमको कब क्या हुआ था, कब क्या, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। कल भी हमने प्राचीन भारत को कहाँ पर छोड़ा, प्राचीन भारत हुआ, उसके बाद में मध्यकालीन भारत चालू हुआ। मध्यकालीन भारत पृथ्वीराज चौहान का अंत हुआ, मोहम्मद गोरी भारत को छोड़ के चला गया या उसको मार दिया गया, और उसने किसको छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसका गुलाम वंश, सल्तनत युग चालू हो गया, गुलाम वंश। फिर ये सारे तुगलक आए, उसके बाद लोधी आए, ये सारे खिलजी और ये सारे आते गए। फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। 1707 मुगल काल समाप्त, याद रखना इस डेट को भी। 1707, 1526 पानीपत का पहला युद्ध, मुगल काल चालू, 1707 पानीपत मुगल काल समाप्त। और फिर 18 फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी का युद्ध 1757, फिर धीरे धीरे और फैलाव 1843 तक स्टैब्लिश हो गया ऑलमोस्ट, 1857 की क्रांति, फिर वहां से और नया युग। तो बाबा का जन्म कब है, 1876, 1857 में क्रांति हो चुकी है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब ने बहुत कुछ करके रखा है, दबा दी गई क्रांति को। और सारे भारत में अब किसका शासन है, ब्रिटिश का शासन है, जन्म ही ब्रिटिश के शासन में हुआ है। इसके लिए यहाँ पे लॉज रूल्स सारे कौन से हैं, ब्रिटिश के लॉज और रूल्स चल रहे हैं उस युग में। 1893-94 विवेकानंद, पार्लियामेंट ऑफ शिकागो, यहाँ पे भाषण दिया है। पहली बार भारत से कोई गया विश्व में और उसने भारत का परचम लहराया। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। तो एक एक युग, एक एक ईयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ईयर के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, हिस्ट्री के घटनाओं को जोड़ते हैं। और जब घटनाओं को ईयर के टाइमलाइन के साथ जोड़ते हैं तो एक ढांचा बनता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अभी हमारे पास ढांचा नहीं है, वेग आइडियाज है, ढांचा चाहिए एक। ये जैसे 1936-37 सबको पता है, एक ढांचा हो गया ना, हम हर चीज को उसके साथ जोड़ते। 1969 ब्रह्मा बाबा अव्यक्त, हर चीज को हम उस ढांचे के साथ जोड़ते, क्योंकि डेट है हमारे पास 18 जनवरी, एक डेट है, मुझे पुरुषार्थ करना है, अव्यक्त मास आ रहा है, एक डेट है, डेट के साथ जोड़ा। इसके लिए डेट्स को जानना बहुत जरूरी है, तो वो एक ढांचा क्रिएट करते हैं इतिहास के अध्ययन में। तो ऐसी सारी डेट्स हम याद करते रहेंगे अभी, ठीक है ना, कठिन नहीं है, आसान हो जाएगा। और जितनी डेट्स ज़्यादा पता होगी उतना और, क्योंकि हम 1876 के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते। फिर महात्मा गांधी कब हुए, फिर यहाँ पर फिर विवेकानंद का जन्म कब हुआ है इसके आसपास, और क्या क्या ब्रिटिश के एक्ट्स यहाँ पर हुए, कौन से कायदे कानून, फिर क्यों ये पिकेटिंग, वहाँ पे कौन से लॉज अप्लाई हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें वैसे देखा जाए तो पुरुषार्थ की रीति से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो 18 जनवरी का क्या महत्व है, क्योंकि वो डेट है, पर हम जोड़ दिए ना उसको पुरुषार्थ के साथ। उसी तरह डेट्स के साथ पुरुषार्थ जोड़ दिया जाए तो एक नवीनता होगी। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों,
उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती हैं, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।